Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, गवर्नमेंट कॉलेज बेरोड। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड के सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम फर्स्ट पेपर के अंतर्गत हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे, उसके बारे में, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में और किस तरह से अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का उदय हुआ। सबसे पहले हम अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की पृष्ठभूमि, उसकी इम्पोर्टेंस और उसके फीचर्स के बारे में जानेंगे। किसी भी संविधान का अध्ययन करने से पहले हमें उसके बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए। पूर्व के वीडियो में हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को समझा। इस वीडियो में हम अमेरिकन संविधान के निर्माण को देखेंगे कि किस तरह से अमेरिका के संविधान का विकास हुआ। सबसे पहले हम इसमें बताना चाहेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का निर्माण 1789 में हुआ, परंतु इस संविधान का निर्माण यकायक नहीं हो गया, बल्कि इसके पीछे लगभग 150 वर्षों का, मतलब 150 वर्षों का संघर्षपूर्ण इतिहास रहा है, जिसके अंतर्गत यूरोपवासी अमेरिका में जाकर बसे और उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की और अपने लिए एक संविधान का निर्माण किया। इस प्रकार अमेरिका संविधान का उदय 4 चरणों में हुआ। डोमिनियन पीरियड, जिसे हम औपनिवेशिक युग कहते हैं, स्वतंत्रता की घोषणा, जिसे हम टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस कहते हैं, एंड थर्डली परिसंघ की स्थापना, जिसे हमें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कन्फेडरेशन कहते हैं, और तत्पश्चात हमने अमेरिकन संविधान के अंतर्गत इन बातों को देखा। सबसे पहले हम औपनिवेशिक युग की बात करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका आज विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली और समुन्नत लोकतंत्र है, परंतु इतिहास की दृष्टि से यह संसार के नवीनतम देशों में से एक है। 1492 में स्पेन निवासी कोलंबस ने पश्चिमी हिंदू द्वीपों वेस्ट इंडीज आइलैंड्स की खोज की और इस तरह उसने यूरोप के लिए अमेरिका के द्वार खोल दिए। 17वीं सदी में यूरोप के लोग बहुत बड़ी संख्या में और बहुत तीव्र गति से अमेरिका जाकर बसने लगे। उनके अमेरिका जाकर बसने का प्रमुख कारण आर्थिक और धार्मिक था। यूरोप में अमेरिका गए हुए ये व्यक्ति, जिनमें काफ़ी बड़ी संख्या में अंग्रेज थे, अपने साथ सामाजिक तरह सांस्कृतिक जीवन की परंपराएं और शासन संबंधी विचार भी ले गए थे। व्यवस्था प्रिय होने के नाते उनके द्वारा यह आवश्यक समझा गया कि उपनिवेशों की स्थापना के लिए ब्रिटिश सरकार ने विधिवत आज्ञापत्र प्राप्त किया है। अतः ब्रिटिश सम्राट से प्राप्त आज्ञापत्र के आधार पर 1775 तक अमेरिका में अलग अलग 13 उपनिवेशों की स्थापना की गई। तत्पश्चात टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की ओर, अमेरिका में बसे हुए ये व्यक्ति मूलतः यूरोपियन और इससे भी इनमें अधिकांशतः अंग्रेज थे, किंतु समय बीतने के साथ साथ इन उपनिवेशों की एक अपनी अलग संस्कृति और अलग राष्ट्रीयता विकसित होने लगी। इनमें अपने मातृ देश के प्रति भावनात्मक लगाव कम होने लगा और वे स्वशासन की दिशा में सोचने लगे। तत्कालीन अंग्रेज शासकों की अदूरदर्शिता ने इस निर्बल प्रवृत्ति को स्वतंत्रता के प्रति अदम्य इच्छा में परिणित कर दिया और 1760 के आसपास ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति सोचनीय थी। इंग्लैंड ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिकन उपनिवेशों पर अनेक कर लगाने तथा ऐसे कठोर व्यापारिक कानून पारित करने शुरू कर दिए जिससे केवल इंग्लैंड को ही लाभ होता था, बल्कि अमेरिकन उपनिवेशों ने इन कानूनों का जब विरोध किया तो नए अनुचित कर देने से स्पष्ट इनकार करते हुए
प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन की घोषणा की और इंग्लैंड ने कठोरता के साथ अमेरिकी जनता की आवाज़ को दबा देने का निश्चय किया और इंग्लैंड ने जितनी कठोरता प्रदर्शित की उतनी सीमा तक ये 13 उपनिवेश एक दूसरे के निकट आते गए और अपनी अमेरिकी राष्ट्रीयता का विकास स्पष्ट हो गया। इस तरह से हम देखेंगे कि किस तरह से ये इंडिपेंडेंस की ओर चले। इसी के अंतर्गत हमने देखा कि जो परिसंघ की स्थापना हुई 4 जुलाई 1776 की स्वतंत्रता की घोषणा करने के साथ ही अमेरिकी उपनिवेशों ने संगठित होने और एक इकाई के रूप में कार्य करने की आवश्यकता अनुभव की और महाद्वीपीय कांग्रेस के द्वारा पर्याप्त वाद विवाद के बाद भी 17 नवंबर 1777 को परिसंघ की स्थापना का प्रस्ताव पास किया। इस तरह से एक संविधान का उदय होने की शुरुआत हुई। तत्पश्चात इनैक्टमेंट ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, वर्तमान संविधान का निर्माण। वर्तमान संविधान के निर्माण के अंतर्गत परिसंघ के आधार पर इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध जीत लिया गया था, किंतु प्रारंभ से ही ये परिसंघ की व्यवस्था और उनके विधान की त्रुटियां नितांत स्पष्ट हो गई थी। अतः विधान पर दोबारा विचार करने के लिए 25 मई 1787 को फिलाडेल्फिया में एक सभा प्रारंभ हुई और इस सभा में 13 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और सभा में भाग लेने वाले कुछ अधिक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, जिसके अंतर्गत जेम्स मेडिसन, फ्रैंकलिन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जॉर्ज मेसन, जेम्स विल्सन, रॉबर्ट मॉरिस और जॉन डिकिंस आदि थे। इस तरह से वर्तमान संविधान के निर्माण में इन लोगों की एक अध्यक्षता में बैठक की गई और अंत में संघवादी पक्ष की विजय हुई और परिसंघ के स्थापन नवीन संघ राज्य की स्थापना के प्रारूप तैयार किए जाने लगे। तत्पश्चात संविधान का अनुसमर्थन, जिसे हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं, कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन का यह संप्रभु संविधान सभा नहीं थी और इसके निर्णय तभी प्रभावशाली होते जबकि 2/3 राज्य अर्थात 13 में से 9 राज्यों के द्वारा उन्हें स्वीकार किया जाता। लेकिन विधान को स्वीकार करने में राज्यों ने उत्साह का परिचय नहीं दिया। प्रथम संघवाद के समर्थक, जिसे हम फेडरलिस्ट कहते हैं, अर्थात केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के समर्थक, और संघवाद के एंटी विरोधी, एंटी फेडरलिस्ट, अर्थात केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के विरोधी। अतः संघवाद के विरोधियों द्वारा इस आधार पर भी विधान का विरोध किया गया कि संविधान में अधिकार पत्र की व्यवस्था नहीं है। अंत में संघवादियों ने स्वीकार किया कि संविधान में अधिकार पत्र की व्यवस्था होनी आवश्यक है और उन्होंने आश्वासन दिया कि नवीन सरकार की स्थापना के तुरंत बाद अधिकार पत्र की व्यवस्था कर दी जाएगी। संघवाद के विरोधियों द्वारा केंद्र के संबंध में संघवादियों के दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया गया और यह निश्चित किया गया कि संविधान के अनुसार निर्वाचन होकर नई सरकार 4 मार्च 1789 से कार्य प्रारंभ कर देगी। इस प्रकार विश्व के में प्रथम निर्मित और लिखित संविधान का उदय हुआ। तत्पश्चात इसके अंतर्गत कुछ सोर्सेस थे, अमेरिकी संविधान के सोर्सेस थे, और इसके अंतर्गत अमेरिकी संविधान के सोर्सेस में सबसे पहले फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित संविधान। अमेरिका संविधान का आज बहुत अधिक विकास हो गया है, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है वह अब भी वही है जिसे 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा तैयार किया गया था। सेकेंडली, इनके सोर्सेज में संवैधानिक संशोधन। अमेरिकी संविधान में हुए संवैधानिक संशोधन ने भी संविधान के विकास में बहुत अधिक योगदान दिया और अमेरिका संविधान में अब तक 27 संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं, जिनमें से कुछ अधिक प्रमुख संशोधनों का उल्लेख किया जा सकता है। प्रथम संशोधनों द्वारा नागरिकों के अधिकार पत्र को इसमें शामिल किया गया और संशोधन 13, 14 और 15 गृहयुद्धजनित संशोधन है और 17वें संशोधन द्वारा सीनेट के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को अपनाया
19वें संशोधन द्वारा स्त्रियों के विरुद्ध मताधिकार संबंधित भेदभाव का अंत कर दिया गया और 26वें संवैधानिक द्वारा मताधिकारी की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इस प्रकार से कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसके अंतर्गत किए गए। थर्डली, व्यवस्थापन या कांग्रेस अधिनियम 1789 में लागू किए गए नवीन संविधान में सरकार के मूल ढांचे मात्र की व्यवस्था की है और संविधान निर्माताओं ने विस्तार की बातों के संबंध में व्यवस्था करने का भार कांग्रेस पर छोड़ा और कांग्रेस ने अनेक ऐसे अधिनियम पारित किए जिनके आधार पर सरकार के अनेक अंगों के गठन, कार्यों और कार्य पद्धति को निश्चित किया गया। तत्पश्चात इसके सोर्सेस में कार्यपालिका द्वारा विकास किया गया। इसके अंतर्गत अमेरिका संघ की कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति ने भी संविधान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके अंतर्गत लिंकन, रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन की संविधान पर उतनी स्पष्ट छाप देखी जा सकती है जितनी संविधान निर्माताओं ने इसके अंतर्गत की है। तत्पश्चात इसके अंतर्गत हमने कुछ न्यायिक व्याख्याएं हैं। इसके सोर्सेज में न्यायिक व्याख्याओं ने अमेरिकी संविधान के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कांग्रेस या राज्य की व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानून या प्रशासनिक सत्ता के किसी कार्य को जब सर्वोच्च न्यायालय या अन्य किसी संघीय न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी जाती है कि ये संविधान के प्रतिकूल है, तो न्यायालय निर्णय लेने से पूर्व संविधान से संबंधित प्रावधान की व्याख्या करता है और प्रत्येक नवीन व्याख्या से परोक्ष रूप से संविधान को संशोधित कर देता है। एंड लास्टली इसके सोर्सेस में इम्पॉर्टेंट है परंपराएं। अमेरिका संविधान में परंपराओं का उतना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं है परंपराओं को जितना कि ब्रिटिश संविधान में है, लेकिन ये स्वीकार करना होगा कि अमेरिकी संविधान में न केवल परंपराओं का अस्तित्व है बल्कि उन्हें महत्वपूर्ण स्थान भी प्राप्त है। प्रथाओं और परंपराओं ने कुछ बातों के संबंध में अमेरिका के संविधान को एक ऐसा रूप प्रदान किया है जो संविधान के लिखित प्रावधानों के नितांत विपरीत है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से संबंधित उपबंध है, जिन्होंने संविधान निर्माताओं की इच्छा के विरुद्ध राष्ट्रपति के चुनाव को व्यवहार में एक प्रत्यक्ष निर्वाचन का रूप दे दिया। इस तरह से हम देखेंगे कि इसके सोर्सेस के अंतर्गत इन बातों को शामिल किया गया। तत्पश्चात हम देखेंगे कि अमेरिका के संविधान के निर्माण के बाद इसके सोर्सेस को देखने के पश्चात हम देखेंगे इसमें कौन कौन से इसके फीचर्स हैं, कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं जिसको कि हम इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन में नंबर 1 लेंगे निर्मित और लिखित संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का निर्माण जैसे कि पूर्व में भी कहा जा चुका है 1787 में हुआ और यह विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। इट्स अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और ब्रिटिश संविधान की भांति इसका क्रमिक विकास नहीं हुआ है बल्कि संविधान के मूल ढांचे का फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्माण किया गया है और यह एक निश्चित समय की कृति है। यद्यपि न्यायिक व्याख्याओं, प्रशासनिक कार्यों और परंपराओं के आधार पर संविधान का निरंतर विकास होता रहा है, किंतु संविधान की अधिकांश धाराएं और उसका मूल ढांचा लिपिबद्ध है और अमेरिका ने लिखित संविधान की उपयोगिता स्पष्ट रूप से विश्व के अन्य राज्यों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। इसलिए ब्राइस ने इसके लिए कहा है कि अमेरिका का संविधान विश्व के लिखित संविधानों में सर्वोच्च है। तत्पश्चात हम देंगे सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान। अमेरिका संविधान विश्व के लिखित संविधानों में सबसे छोटा संविधान है। इस संबंध में मुनरो ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में केवल 4000 शब्द हैं जो 10 या 12 पृष्ठों में मुद्रित है और जिन्हें आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है। अमेरिका संविधान में केवल 7 अनुच्छेद है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 120 अनुच्छेद, कनाडा के संविधान में 147, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 और भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। संविधान की संक्षिप्तता का उसके आगामी विकास पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इस तरह से हम देखते हैं कि इसकी संक्षिप्तता के कुछ अन्य परिणाम भी है कि इसके अंतर्गत निहित शक्तियों का सिद्धांत और लाभ
प्रदान करने की प्रणाली आदि, जिसे हम स्पोइल सिस्टम कहते हैं, आदि भी इसमें शामिल किया गया है। थर्डली, लोकप्रिय प्रभुता पर आधारित संविधान। अमेरिका के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को स्वीकार करता है। 1777 में परिसंघ के विधान में इस सिद्धांत का अभाव था, क्योंकि उसमें संप्रभुता राज्यों में नहीं थी, लेकिन वर्तमान संविधान में इस त्रुटि को दूर कर दिया गया और संविधान की प्रस्तावना में घोषणा की गई कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग अधिक शक्तिशाली संघ बनाने, न्याय की स्थापना, आंतरिक शांति की प्राप्ति, सार्वजनिक कल्याण में बढ़ोतरी करने तथा अपने और अपनी संतान हेतु स्वतंत्रता के वरदान को सुरक्षित रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को अपनाते हैं। इसी तरह से फोर्थली, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता। फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित प्रलेख संयुक्त राज्य अमेरिका का एक सर्वोच्च कानून है और राष्ट्रपति, कांग्रेस, सर्वोच्च न्यायालय तथा संघ की इकाइयाँ सब इनके अधीन है और किसी के भी द्वारा इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इस तरह से यहाँ पे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। फिफ्थली, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान कठोर है, अर्थात अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा जिस प्रक्रिया के आधार पर सामान्य कानूनों का निर्माण किया जाता है, उसी प्रक्रिया के आधार पर संवैधानिक कानूनों का निर्माण अर्थात संविधान में संशोधन का कार्य नहीं किया जा सकता। संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण कानूनों के निर्माण से भिन्न प्रक्रिया को अपनाया जाना आवश्यक है। अतः संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित किए जाने के कारण अमेरिका के लिए कठोर संविधान को अपनाना आवश्यक भी था और अमेरिका संविधान ने न केवल पारिवारिक दृष्टि से कठोर है, परंतु व्यवहार में भी संविधान में परिवर्तन किया जाना बहुत अधिक कठिन है। इस तरह से इसमें संविधान में संशोधन की जो पद्धति है, उसके अंतर्गत दो बातें इसमें शामिल की गई है। इसको हम बताएंगे, बाद में भी बताएंगे और यहाँ पे भी बताना आवश्यक है कि इसके अंतर्गत संशोधन की प्रस्तावना और संशोधन की पुष्टि को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया में हम बहुत सारी बातों को देखें, ये जिसके अंतर्गत दो तीन बातों पे अपन यहाँ पे देखना ठीक उचित समझेंगे कि संशोधन प्रक्रिया में राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं है। केवल 13वें संशोधन की पुष्टि राष्ट्रपति लिंकन द्वारा की गई थी, परंतु उसी समय सीनेट ने घोषणा की कि संशोधन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। इस तरह से हम देखेंगे कि संवैधानिक संशोधन पर कई तरह की अमेंडमेंट्स भी हुए, लेकिन उसमें कई तरह के समय के साथ साथ उसमें संशोधन भी होते गए। तत्पश्चात हम देखेंगे इसके अंतर्गत जहाँ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थी, वहाँ पे कठोर संविधान भी देखने को मिला और इस तरह से इसके अंतर्गत एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिक, गणतंत्र की स्थापना भी इसकी एक विशेषता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान द्वारा अमेरिका में गणतंत्र की स्थापना की गई, जिसका तात्पर्य यह है कि अमेरिकी लोकतंत्र का अध्यक्ष ब्रिटेन के प्रधान, जिसे हम सम्राट की भांति उत्तराधिकार के आधार पर अपना पद ग्रहण नहीं करता, बल्कि वह निर्वाचित है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के संघ का अध्यक्ष राष्ट्रपति है, जो जनता द्वारा निर्वाचित निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। न केवल संघ वरन इकाइयों में भी गणतंत्र की स्थापना की गई है। तत्पश्चात हम इसके फीचर्स में देखेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, संघात्मक शासन की स्थापना। 1987 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित संविधान के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में एक संघ राज्य की स्थापना की गई और 1787 के विधान द्वारा एक परिसंघ की स्थापना की गई थी, किंतु शीघ्र ही परिसंघ की निर्बलता स्पष्ट हो गई और नवीन संविधान के द्वारा एकता और सुदृढ़ता प्राप्त करने के लिए परिसंघ के स्तर पर संघ को अपनाया गया। नेक्स्ट इसके अंतर्गत हम देखेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र शासन में, जैसा कि आप सभी को विदित है, दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष। अमेरिकी संविधान इस तथ्य से निर्माता परिचित थे कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विशाल राज्य में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाना संभव नहीं हो सकता, इसलिए उनके द्वारा रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को अपनाया गया, जिसके अंतर्गत सामान्य जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्य में भाग लेती है।
तत्पश्चात इसके फीचर्स में हम देखेंगे सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, न्यायिक सर्वोच्चता। सभी संघात्मक राज्यों के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाती है जिसका कार्य संविधान की व्याख्या एवं रक्षा करना होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था को अपनाए जाने का कारण स्वाभाविक रूप से न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाना है। इस प्रकार ब्रिटेन में जहाँ संसद की सर्वोच्चता है वह अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता है, और न्यायिक सर्वोच्चता का तात्पर्य है कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान का उल्लंघन करने वाले कांग्रेस के कानूनों, राष्ट्रपति की आज्ञाओं अर्थात राज्य सरकार के कानूनों और कार्यों को अवैध घोषित कर सकता है। इसी को हम जुडिशियल रिव्यू का अधिकार भी कहते हैं। इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट केस सन 1803 में मुख्य न्यायाधीश मार्वल ने मारवरी बनाम मेडिसिन नामक विवाद में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए स्पष्ट कहा था कि सब प्रकार के कानूनों की संवैधानिकता की जांच करने का एकमात्र अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। तत्पश्चात हम इसके फीचर्स में देखेंगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था। प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र के भी दो भेद होते हैं, संस्थात्मक या मंत्रिमंडलात्मक शासन और अध्यक्षात्मक शासन। अमेरिका संविधान के निर्माता लॉक और मॉन्टेस्क्यू के दर्शन से प्रभावित थे और शक्ति विभाजन के सिद्धांत को नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा का साधन मानते थे। इसलिए उनके द्वारा ब्रिटेन जैसी संस्थात्मक व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपनाया गया था, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका विभाग व्यवस्थापन विभाग से सर्वथा पृथक होता है और कार्यपालिका विभाग के प्रधान का कार्यकाल निश्चित होता है और वह अपनी नीति तक कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पे एक अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। तत्पश्चात सीमित शासन का सिद्धांत। अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज तृतीय के अत्याचारों को सहन किया था और वे चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियों को अमर्यादित शासन की बुराइयों से बचाया जा सके। इसके अतिरिक्त वे लोग के व्यक्तिवादी दर्शन से भी प्रभावित थे और शासन को एक न्यास मात्र मानते थे। इसलिए जेम्स बेक के अनुसार संविधान निर्माता सरकार की शक्ति से अत्यंत अशंक थे। उनका विश्वास था कि शक्ति जितनी अधिक असीमित होगी उसका दुरुपयोग भी उतना ही अधिक होगा। अतः उनके द्वारा अनेक उपाय किए गए जिसमें संविधान की सर्वोच्चता, अधिकार पत्र की व्यवस्था और न्यायपालिका स्वतंत्रता आदि है। इसी के अंतर्गत फीचर्स में हमने मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की बात भी देखी। अतः शासन को सीमित करने और नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा के उपाय के लिए अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकारों को अपनाया गया और इसको भी फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित संविधान के मूल प्रलेख में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं की गई थी, लेकिन संविधान में अनुसमर्थन हेतु विभिन्न पक्षों के द्वारा जो परस्पर समझौता हुआ उस समझौते के अंग के रूप में संविधान में 1791 में प्रथम 10 संशोधन करते हुए मौलिक अधिकारों को अपनाया गया। अमेरिका के फीचर्स में 2-3 बातें और है। इसके अंतर्गत दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को इसके फीचर्स में शामिल किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में संघात्मक व्यवस्था को अपनाने के साथ साथ दोहरी नागरिकता को अपनाया गया और वहाँ प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता को प्राप्त करता है। पहला संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता और सेकेंडली उस राज्य की नागरिकता जिसमें वह निवास करता है। उदाहरण के लिए न्यूयॉर्क में रहने वाला नागरिक न्यूयॉर्क का नागरिक है और संयुक्त राज्य अमेरिका का भी। इसी तरह इसके फीचर में व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित संविधान कहा गया है। इसमें जिस प्रकार पूर्व सोवियत संघ का संविधान और राज्य साम्यवादी दर्शन पर आधारित था, उसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित सबसे प्रमुख संविधान और राज्य कहा जा सकता है। इस संविधान के फीचर्स में ये कहा गया है कि संविधान में कुछ महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा जहाँ अपने संविधान को अधिकाधिक व्यापक बनाने का प्रयत्न किया, वह अमेरिका संविधान के निर्माताओं द्वारा अनेक आवश्यक और महत्वपूर्ण बातों को इसमें शामिल नहीं किया गया, जैसे कि संविधान में बैंक, निगम, शिक्षा, लोक सेवा, राजनीतिक दल आदि के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया। अतः संविधान निर्माताओं द्वारा ऐसे नहीं किया गया होगा, बल्कि भविष्य में उत्पन्न होने वाली इन सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को सामना करने के लिए
संविधान को शायद स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए, जिससे समय की मांग को पूरा करने के लिए आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सके। अंत में जो सबसे इम्पोर्टेंट इसके फीचर है, बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक्स एंड बैलेंस, शक्ति विभाजन और नियंत्रण तथा संतुलन के सिद्धांत पर आधारित। अमेरिकी संविधान की अंतिम लेकिन सबसे अधिक विशेषता यह है कि संविधान शक्ति विभाजन और नियंत्रण तथा संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है। अमेरिका संविधान के निर्माता अमेरिका में एक सीमित शासन की स्थापना करना चाहते थे और इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि शासन अत्यधिक शक्तिशाली होकर नागरिक स्वतंत्रताओं को आघात न पहुंचा सके। इस हेतु उनके द्वारा न केवल संघीय शासन को अपनाया गया, बल्कि संविधान में प्रथम 10 संशोधन करते हुए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई। वरन संविधान में शक्ति विभाजन पर भी इसको आधारित किया गया। शक्ति विभाजन और संतुलन के सिद्धांत को हम नेक्स्ट टॉपिक में भी लेंगे और इसकी डिटेल चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में हमने अमेरिकी संविधान की विशेषताओं को पढ़ा, उनको समझा और किस तरह से इनका निर्माण हुआ। अतः अमेरिकी संविधान में शक्ति विभाजन के सिद्धांत के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को भी अपनाया गया है। आज की इस वीडियो में हमने अमेरिकन संविधान की जो विशेषता है उसको संक्षिप्त में समझा है। संक्षिप्त में इसके एस्पेक्ट को हम नेक्स्ट टॉपिक में कहीं ना कहीं इनका जिक्र आएगा। आज के वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अमेरिकन संविधान के नेक्स्ट टॉपिक को इसके अंतर्गत लेंगे। धन्यवाद।